ओके, अभी स्टार्ट कर लेते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे हम डिस्थेमिया कहते हैं। जिस तरह आप लोगों को अगर याद हो तो बाइपोलर डिसऑर्डर में साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर था, जिसकी ड्यूरेशन एटलीस्ट 2 years होनी चाहिए विद persistent or not more than patient without the symptoms 2 months जो है ना, लाइक इन 2 years में 2 months से ज़्यादा इनमें सिम्टम्स एब्सेंट नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर डायग्नोसिंग इट एटलीस्ट जो रिस्पेक्टिव सिम्टम्स है, कंसर्न सिम्टम्स है, वो 2 months से ज़्यादा अगर प्रेजेंट ना हो तो फिर आप लोग इस चीज़ के डायग्नोसिस नहीं दे सकते। अगर 2 months से कम हो फिर दोबारा वो सिम्टम्स आते हैं तो फिर आप लोग साइक्लोथेमिया या डिस्थेमिया की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली है क्या चीज़? ये है क्रोनिक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी इसे हम कहते हैं, जिसे DSM-4 में जो है ना इस नेम से जाना जाता था, एंड इसे हम अभी DSM-5 में डिस्टेमिक डिसऑर्डर कहते हैं और परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। इसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है depressed mood for most of the day for more days than not as indicated by either subjective account or observation by other for at least 2 years। जो डिप्रेस मूड होता है वो प्रेजेंट होता है फॉर मोस्ट ऑफ द डे, जो कि सब्जेक्टिवली भी जो है ना आप लोग उसे इंसान खुद एक्सपीरियंस कर सकता है, सेट मूड और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम और वो सारी चीज़ें, एंड ऑब्जर्वेशन बाय अदर, दूसरे लोग भी जो है ना उस बंदे को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये सिम्टम्स डिप्रेस मूड एटलीस्ट 2 years के लिए प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन एडोलसेंस एंड चिल्ड्रन mood can be irritable and duration must be at least 1 year, ठीक है। एडल्ट एंड एडोलसेंस में जो है ना ये डिफरेंस है 2 years and 1 years का। फिर इसके साथ 2 years में जो है ना ये और सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस वाइल डिप्रेस मूड के साथ साथ 2 or more ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पुअर एपेटाइट आ जाते हैं या ओवर ईटिंग आ जाती है, इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया आ जाते हैं, कम नींद या ज्यादा नींद, पोर एपेटाइट कम खुराक या ओवर ईटिंग ज्यादा खुराक, लो एनर्जी और फटीग थकावट फील होती है, बॉडी में जो है ना लो एनर्जी फील होती है, लो सेल्फ स्टीम, अपने आप को कमतर समझना, पुअर कंसंट्रेशन होती है और डिफिकल्टी मेकिंग डिसीजंस होते हैं, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस होती है, ठीक है। अब क्या है इसके बाद क्राइटेरिया सी में, ड्यूरिंग द 2 years period of the disturbance, the individual has never been without the symptoms in criteria A and B for more than 2 months at a time। अब during the 2 years period of disturbance जो इंडिविजुअल है वो जो है, अगर हम उसे इस बीमारी के साथ डायग्नोज करते हैं तो उसकी क्राइटेरिया ए एंड बी जो है वो 2 months से ज्यादा लाइक एब्सेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर 2 months से ज्यादा हो तो फिर हम डिस्टीमिया की वो नहीं देंगे डायग्नोसिस, 2 months से कम होने चाहिए। क्राइटेरिया फॉर अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में भी कंटिन्यूसली प्रेजेंट फॉर 2 years। क्राइटेरिया जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के वो कंटिन्यूसली प्रेजेंट होने चाहिए 2 years के लिए। There has never been a manic episode or hypermanic episode, and criteria has never been met for cyclothymic disorder। मैनिक एपिसोड एंड हाइपोमैनिक एपिसोड के साथ साथ जो साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर की क्राइटेरिया है वो कभी भी मीट नहीं होनी चाहिए, फिर डायग्नोसिस हम डिस्टेमिक डिसऑर्डर के नहीं देंगे। अच्छा, द डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर या परसिस्टेंट स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया हो गई है, डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, या स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम और एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये आप लोग इसे इस तरह लिख सकते हैं that disturbance is not but explained by another mental disorder, ठीक है। The symptoms are not attributable to the effect of a substance or another medical condition। medical condition और substance की वजह से हो तो फिर हम ये diagnosis नहीं देंगे, ठीक है। ये जनरली जो है ना ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं और इन सिम्टम्स की वजह से जो है ना इम्पेयरमेंट या डिस्ट्रेस पैदा हो जाती है सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है। अब स्पेसिफायर्स है जो 2 years ऑफ परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उसके साथ कुछ स्पेसिफायर है। फर्स्ट वन इज प्योर डिस्टेमिक सिंड्रोम। प्योर डिस्टेमिक सिंड्रोम में क्या है, फुल क्राइटेरिया for a major episode have not been met in at least the preceding years। जो 2 years होते हैं ना उसमें जो है ना मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के जो है ना जो फुल 2 क्राइटेरिया है वो जाके मीट नहीं हो पाते, ठीक है। पर अच्छा, परसिस्टेंट मेजर एपिसोड में जो है ना फुल क्राइटेरिया मेजर एपिसोड के जो है ना जाके मीट हो जाते हैं प्रीसीडिंग 2 years पीरियड में।
अगर इंटरमीडिएट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड विद करंट एपिसोड में हम देखें तो फुल क्राइटेरिया for a major depressive episode are currently met, but there have been periods of at least 8 weeks in at least the preceding 2 years with symptoms below the threshold for a full major depressive episode. अच्छा, इसमें जो है ना currently मेजर एपिसोड की फुल क्राइटेरिया तो मीट हो रही है, बट इन 2 सालों में जो है ना 8 वीक्स इस तरह होंगे जिसमें जो सिम्टम्स है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के फुल क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिर जाके हम क्या देंगे विद इंटरमीडिएट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड विद करंट एपिसोड। विद इंटरमीडिएट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड विदाउट करंट एपिसोड क्या होगा, full criteria for the major episode are not currently meet नहीं कर पा रहा होता, but there has been one or major depressive episode in at least the preceding 2 years। जो 2 years होती है उसमें जो है ना कभी ना कभी जो है ना मेजर डिप्रेसिव सिम्टम्स तो प्रेजेंट होते हैं कंटिन्यूसली, बट एक मरतबा या 2 मरतबा इस तरह होता है कि जाके मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो है उसकी पूरी क्राइटेरिया जाके मीट हुए होती है। ठीक है, तब जाके जो है ना हम ये स्पेसिफाई लगाएंगे। अच्छा, स्पेसिफाई इफ इन पार्शियल रिमिशन या फुल रिमिशन, ये ऑलरेडी हमने ये स्पेसिफाई डिस्कस की है इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की। Specify if early onset or late onset, if onset is before age 21 years, फिर early onset, if onset is age 21 years or older, फिर late onset। mild specify current severity, इसमें जो है mild, moderate और severe आ जाते हैं। ठीक है, prevalence में जो है ना the 12-month prevalence in the United States is approximately 0.5% for dystemic disorder and 1.5% for chronic major depressive disorder। ठीक है, अच्छा यहाँ तक इसकी प्रेवलेंस हो गई है। इसके बाद रिस्क फैक्टर, इसमें टेम्परामेंटल जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है वो लॉन्ग टर्म आउटकम इंक्लूड हाई लेवल ऑफ न्यूरोटिज्म आ जाता है, नेगेटिव अफेक्टिविटी या नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोन करती है टूवर्ड्स डिस्टेमिक डिसऑर्डर, ग्रेटर सिम्पटम सिवियरिटी, पुअर और ग्लोबल फंक्शनिंग, जो सोशल एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशनल वगैरह फंक्शनिंग है वो सारी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। एंड प्रेजेंस ऑफ एंजाइटी और कंडक्ट डिसऑर्डर भी जो है ना डिस्टेमिया की तरफ धकेलती है। ठीक है, अच्छा जो पोर और ग्लोबल फंक्शनिंग है और ग्रेटर सिम्पटम सिवियरिटी है ये भी इंसान को डिस्टेमिया की तरफ ले जाती है, क्योंकि जब सिम्पटम्स की सिवियरिटी ज़्यादा हो तो उसकी ड्यूरेशन फिर लॉन्ग टर्म हो जाती है। ठीक है, environmental child risk factor include पेरेंटल लॉस और सेपरेशन, पेरेंटल लॉस और सेपरेशन की वजह से भी जो है ना एक बच्चा डिस्टेमिक डिसऑर्डर की तरफ या एक एडोलेसेंट डिस्टेमिया की तरफ जा सकता है विद अर्ली ऑनसेट। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजी, the individual with dystemic disorder will have a higher proportion of first degree relatives। अगर एक बंदा डिस्टेमिक डिसऑर्डर के साथ है तो आप लोग उसके हिस्ट्री में देख सकते होंगे कि उसकी फैमिली की फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव वो होते हैं जिसके साथ आप लोग का ब्लड रिलेशनशिप होता है, तो उनमें भी जो है ना कुछ ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल्स विद मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड मोर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इन जनरल। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर एक बंदे के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर प्रेजेंट है तो दे आर मोर लाइकली टू डेवलप परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर एज कंपेयर टू दोज जिनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ हो या मोर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ इन जनरल प्रेजेंट हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। यस सर। अच्छा, देखिए ये डिफरेंशियल जो है ना बहुत इजी है, हर जगह ये चीज़ आ रही होती है। डिप्रेसिव और बाइपोलर एंड डिप्रेसिव और ये बाइपोलर का यहाँ से मैं काट देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी वी आर डन विद बाइपोलर। अच्छा, डिप्रेसिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। डिस्टेमिक डिसऑर्डर, ये परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर इसलिए मैं नहीं कर रहा क्योंकि नेम काफी लंबा है, तो मैं शॉर्टली डिस्टेमिक डिसऑर्डर इसे कह देता हूँ। मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ डिप्रेसिव और बाइपोलर एंड रिलेटेड disorder due to another medical condition। कैसे? The diagnosis is depressive or bipolar and related disorder due to another medical condition if जो मूड डिस्टर्बेंस है वो किस चीज़ की वजह से आ रही हो, वो बेस्ड हो ऑन हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, और वो या तो डायरेक्ट पैथोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स
ऑफ अ मेडिकल कंडीशन की वजह से आ रहे हो, तो फिर ये डायग्नोस हम देंगे। इफ इट इज जस्ट दैट द डिप्रेसिव सिम्टम्स आर नॉट एट्रीब्यूटेबल या एसोसिएट करती है किसके साथ, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एनर मेडिकल कंडीशन, तो फिर उस टाइम पे हम क्या करेंगे, प्राइमरी मेंटल डिसऑर्डर को जाके रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, और जो साथ में मेडिकल कंडीशन है उसे जाके एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन में जाके लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल मेडिकल हिस्ट्री में हम लिखेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, ये सारी चीजें। सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर, जो सब्सटेंस और मेडिकेशन की इफेक्ट की वजह से जो है ना डिप्रेसिव या बाइपोलर सिम्टम्स आ रहे हो, उसे फिर हम सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, often there is evidence of a coexisting personality disturbance। अगर डिस्टेमिया है तो sometime personality disturbance भी जो है ना उसके साथ ही present होती है। when an individual presentation meets the criteria for both dysthymia disorder and personality disorder, both diagnoses should be given to the patient, ठीक है। तकरीबन 10 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और उसमें जो है ना आपने फिर देखना होगा ये कौन से पर्सनैलिटी जो है ना डिस्टर्बेंस यहाँ पे आ रही है। इसके बाद है साइकोटिक डिसऑर्डर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर आर अ कॉमन एसोसिएटिव फीचर ऑफ क्रोनिक साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है, ये आप सबको भी पता है, ठीक है। जो डिप्रेसिव सिम्टम्स है वो एसोसिएट करती है और किस चीज़ के साथ, क्रोनिक साइकोटिक डिसऑर्डर के साथ, स्किज़ोअफेक्टिव के साथ, स्किज़ोफ्रेनिया या डिल्यूजन के साथ। हम सेपरेट डायग्नोसिस ऑफ परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर की जो है ना जाके नहीं बनाते इफ सिम्टम्स जो है वो ओनली अकर होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है, इंक्लूडिंग रेजिडुअल फेज। रेजिडुअल फेज मतलब जब साइकोटिक सिम्टम्स से रिकवरी हो रही हो, एक्टिव फेज से जब रिकवरी हो रही हो तो उस दौरान डिप्रेसिव सिम्टम्स जो है वो एसोसिएट करते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, major if there is a depressed mood like major depressive disorder and dysthymia में जो है ना एक तो टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंशिएशन है। फॉर एग्जांपल डिस्थेमिया का 2 इयर्स है, डिप्रेशन का जो है ना, डिप्रेशन का कितना वो है टाइम ड्यूरेशन है, हाँ आप लोगों से पूछ रहा हूँ डिप्रेशन की टाइम ड्यूरेशन कितनी है सिम्टम्स की? सर मोर देन 1 ईयर। यार आप लोग भी 2 वीक्स 4 है, months sir. 2 वीक्स ठीक है। मेजर डिप्रेशन, क्या चीज? मेजर डिप्रेसिव का ही पूछ रहा हूँ ना। कहाँ पे कंफ्यूजन है? सर वो आपने एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का कहा था और एक क्लिनिकल डिसऑर्डर की पता नहीं परसिस्टेंट डिसऑर्डर का कहा था, तो उसमें आपने कहा था कि मतलब अगर एक 1 ईयर से ज्यादा हो जाए तो फिर ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है कि पता नहीं। नहीं मैंने कब कहा है यार, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अभी मैंने कुछ देर पहले फिर रिवाइज की है इन्हें लास्ट क्लास में। टोटल 2 वीक्स ड्यूरेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे देखें अब शायद आ भी जाए। If there is a depressed mood plus 2 or more symptoms meeting criteria for a persistent depressive mood for 2 years or more, then the diagnosis of persistent depressive mood disorder is made। If जो mood symptoms है वो 2 years तक present हो, ठीक है, और more, तो हम उस टाइम पे फिर persistent depressive disorder जो है ना उसकी diagnosis लेते हैं। The diagnosis depends on the 2 year duration which distinguish it from the episode of depression that do not last 2 years, ठीक है। If the symptoms criteria are sufficient for a diagnosis of major depressive episode at any time during this period, 2 years की duration की बात हो रही है, तो फिर हम उस टाइम पे क्या करेंगे, then the diagnosis of major depression should be noted। अगर full criteria इन 2 सालों में मीट हो रहा हो डिप्रेशन के लिए, तो उस दौरान फिर हम क्या करेंगे, मेजर डिप्रेसिव डिप्रेशन की जो है ना हम फिर जाके डायग्नोसिस देंगे।
बट उसको हम अलहदा से कोड नहीं करेंगे, सेपरेट डायग्नोसिस जो है ना हम अलहदा से कोड नहीं करेंगे, रेदर हम जाके स्पेसिफायर देंगे वहाँ पे, जिस तरह मैंने आपको वहाँ पे अभी समझाया है विद इंटरमीडिएट। ये देखें ये वही एक्सप्लेन हुई है ऑलरेडी, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, ठीक है। दैट विद इंटरमीडिएट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड विद करंट एपिसोड हम कब देते हैं, एंड विद इंटरमीडिएट मेजर एपिसोड विदाउट करंट एपिसोड हम कब देते हैं, ठीक है। तो वही एक्सप्लेनेशन इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो इस बेस पे जो है ना हम जाके फिर मेजर डिप्रेशन को हम जाके डिफ्रेंशिएट करते हैं डिस्टीमिया से। और एक जो मेन डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान वो टाइम ड्यूरेशन का है, एक के 2 वीक्स है और दूसरे के 2 years है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। Okay, if the individual has not experienced any episode of major episode in the last 2 years, then the specifier with pure dystemic syndrome is used, ठीक है। if कोई इस तरह इंडिविजुअल हो जिसने कोई एपिसोड एक्सपीरियंस ना किया हो मेजर डिप्रेशन की इन द लास्ट 2 years, तो फिर हम कौन सा स्पेसिफायर देंगे, विद प्योर डिस्टेमिक सिंड्रोम, ठीक है। तो ये स्पेसिफायर इसके साथ आएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ तक था आप लोग का डिस्टेमिक डिसऑर्डर। इसके बाद है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। अच्छा यहाँ तक समझ आई है आप सबको? कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, समझ आ गया इजी है या नहीं? सर। अभी दोबारा खुद पढ़ेंगे दोबारा तो फिर अभी इजी होगा। वर्ड्स की समझ आई है? जी जी। ठीक है। अच्छा, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल menstrual cycle आप सबको पता होगा that it is a normal cycle to which girls go every month, ठीक है। और इसकी जो है ना एक अपनी टाइम ड्यूरेशन होती है जिसमें जो है ना वो स्टार्ट होती है और उसी टाइम ड्यूरेशन में जाके जो है ना वो फिर नॉर्मल ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब प्री मेंस्ट्रुअल मीन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले पहले, ठीक है। और डिस्फोरिक क्या चीज है, सैड मूड, मूड में डिस्टर्बेंस स्टार्ट होना, सैडनेस स्टार्ट होना, ठीक है। डिसऑर्डर क्या है, बीमारी, ठीक है। डिसऑर्डर मीन वो जो ऑर्डर में जो है ना इम्बैलेंस आ जाती है, या आप लोग क्या कह सकते हैं एक ऑर्डर्स की सीक्वेंस जब गलत हो जाती है, ठीक है, तो उसे हम डिसऑर्डर कहते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर डिसऑर्डर की क्या है, वो ये है दैट इन मेजॉरिटी ऑफ menstrual cycles, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ menstrual cycles। अच्छा, एक सिंगल एपिसोड की बात नहीं की, एटलीस्ट 5 symptoms must be present in the final week, ठीक है। In the majority of menstrual cycle, at least 5 symptoms must be present in the final week before the onset of menses, ठीक है। मतलब ये कि symptoms 5 symptoms कब प्रेजेंट होंगे, फाइनल वीक में। फाइनल वीक वो होगा बिफोर द स्टार्ट, मतलब नेक्स्ट मंडे को जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले वाला जो वीक है वो उसके लिए क्या होगा, फाइनल वीक होगा। तो ये सिम्टम्स 5 सिम्टम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फाइनल वीक में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो वो विद इन अ फ्यू डेज वो सिम्टम्स थोड़े से इंप्रूव हो जाते हैं, वो 5 सिम्टम्स। और फिर जब एंड तक जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो वो सिम्टम्स जो है फिर जाके टोटली एब्सेंट हो जाते हैं विद पोस्ट मेंसेस, ठीक है। इस क्राइटेरिया ये की समझ आ गई है सबको? जी सर। अच्छा, क्राइटेरिया बी क्या है, वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब 4 इसमें से होनी चाहिए एंड 1 सिम्टम्स, क्राइटेरिया सी, ठीक है। वन और मोर of the following symptoms must be present. Marked affective lability. Marked affective lability mean लेबिलिटी अफेक्टिव जो है ना वो इमोशंस को कहते हैं, और लेबिलिटी मीन जो है ना इमोशनल इम्बैलेंस को कहते हैं, ठीक है। मतलब मूड स्विंग्स होते हैं, फीलिंग सडनली सैड और टेयरफुल वगैरह चीज़ों को जो है ना तोड़ना या कपड़े फाड़ना, और इंक्रीज सेंसिटिविटी टू रिजेक्शन, ठीक है। मार्क इरिटेबिलिटी और एंगर और इंक्रीज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। मार्क डिप्रेस्ड मूड, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस और सेल्फ
डिप्रिकेटिंग थॉट्स, सेल्फ डिप्रिकेटिंग मीन रिजेक्शन वाले थॉट्स जो हैं बेसिकली इन्हें आ रही होती है। मार्क एंजाइटी, टेंशन होती है, और फीलिंग ऑफ बीइंग कीड अप ऑन एज, और ऑन एज मतलब ये टेंशन और फीलिंग बीइंग टेंस, कीड अप मीन टेंस, ठीक है। तो एंजाइटी टाइप सिम्टम्स जो है ना इसके साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, क्राइटेरिया सी में जो है ना एटलीस्ट इन 8 में से जो है ना एक इधर है, 7, अच्छा 7 है टोटल। तो 7 में से जो है ना एक सिम्टम यहाँ लाइक इससे जो है ना वो वहाँ पे ऐड होगा, तो टोटल 5 सिम्टम्स हो जाएंगे। One or more of the following symptoms must additionally be present to reach a total of 5 symptoms when combined with symptoms from criteria B above, ठीक है, जो वहाँ पे प्रीवियस साइड में हमने पढ़ी है। तो डिक्रीज इंटरेस्ट इन यूजुअल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है, जैसे हम एनहेडोनिया भी कहते हैं। सब्जेक्टिव डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। लेथार्जी और इजी फैटिगेबिलिटी और मार्क लेक ऑफ एनर्जी, लेक ऑफ एनर्जी फील होती है, लेथार्जी फील होती है, एंड इजी फटीग, थकावट इंसान को स्टार्ट हो जाती है। मार्क चेंज इन एपेटाइट, खुराक में जो है ना चेंज स्टार्ट हो जाती है, या तो कम खुराक होती है, अच्छा ओवर ईटिंग स्टार्ट होती है इसमें, एंड फूड क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। हाइपरसोमनिया और इंसोमनिया होती है इसमें। अ सेंस ऑफ बीइंग ओवरवेल्म और आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब इमोशंस इतने हाई पीक पे हो जाते हैं कि इंसान को लगता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है, ठीक है। फिजिकल सिम्टम्स में जो है ना ब्रेस्ट टेंडरनेस और स्वेलिंग जो है हो सकती है, जॉइंट और मसल पेन हो सकती है, और अ सेंसेशन ऑफ ब्लॉटिंग और वेट गेन जो है ये फिजिकल सिम्टम्स में आ सकती है। अब ये 7 सिम्टम्स हैं, तो 4 वो थे, और इसमें से जो है ना एक सिम्टम हो सकता है या ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही हो। तो फिर जाके क्या होगा, हम एक पेशेंट को प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर के साथ जाके डायग्नोस कर सकते हैं। ये पॉइंट याद रखें दैट ये क्राइटेरिया जो है सिर्फ एक बाहर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ प्रेजेंट ना नहीं होना चाहिए, बल्कि मल्टीपल के साथ होने चाहिए, तब जाके जो है ना काम हम डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नोट में क्या लिखा हुआ है, द सिम्टम्स इन क्राइटेरिया ए एंड सी मस्ट हैव बीन मेड फॉर मोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स दैट अगर इन द प्रीसीडिंग ईयर, जो ऑन गोइंग ईयर है, ठीक है, और उससे पहले टाइम, तो इस प्रीसीडिंग ईयर में जो है ना ये क्राइटेरिया ए टू सी जो है ना मल्टीपल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में जो है ना मस्ट होनी चाहिए, ठीक है, इस डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए। अच्छा, इसकी वजह से जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस पैदा हो जाती है वर्क, स्कूल और सोशल एक्टिविटीज़ में, रिलेशनशिप्स में, ठीक है, लाइक अवॉइडेंस ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ होती है, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी होती है, वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है स्कूल में और घर में भी। अच्छा, डिस्टर्बेंस जो है वो इज नॉट merely occur due to another mental disorder such as depressive disorder, panic disorder, dysthymia or personality disorder. अच्छा, क्राइटेरिया ए शुड बी कंफर्म बाय द प्रोस्पेक्टिव डेली रेटिंग। अच्छा, इसमें जो है ना बेसिकली क्राइटेरिया ए जो है ना वो डेली रेटिंग पे जो है ना जाके कंफर्म किया जाता है, ठीक है, विद एटलीस्ट 2 सिम्टोमेटिक साइकिल्स। जो पेशेंट इस चीज़ से गुजर रहा होता है वो अपने सिम्टम्स को डेली रेटिंग कर रहा होता है, और ये चीज़ आप कंफर्म तब करते हैं जब वो पेशेंट 2 साइकिल्स जो है सिम्टम्स के साथ गुजारता है, तो तब जाके जो है ये डायग्नोसिस हम इजीली दे सकते हैं एक पेशेंट को। अच्छा, द सिम्टम्स आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द सब्सटेंस, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द सब्सटेंस की वजह से ये सिम्टम्स नहीं आते, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्राइटेरिया? जी सर। अच्छा, सर ट्रेवल, ये हाँ, डिस्फोरिया जो है तो ये साइकिल के स्टार्ट से स्टार्ट, पहले जो है हाँ, स्टार्ट हो जाता फाइनल है और वीक, फिर जब मतलब जिस तरह मैंने आपको कहा है ना, देखिए लाइक एक साइकिल है ना वो मंडे को स्टार्ट हो रहा है ना, तो मंडे से पहले वाली वीक जो है वो फाइनल वीक हो गई है उस साइकिल के लिए, तो ये सिम्टम्स जो है उस फाइनल वीक में स्टार्ट हो जाते हैं, जो जिसकी वजह से जो है ना वो पेशेंट काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। अब क्लियर है? सर और ये हाँ हाँ,
एंड कब होते हैं, मतलब जब साइकिल एंड हो जाए तो ये सिम्टम्स भी हाँ end हो जाते ठीक है, साइकिल के पहले जो है ना सिवियर होते हैं, साइकिल जब स्टार्ट होता है तो थोड़े से मॉडरेट किस्म के हो जाते हैं वो, और जब साइकिल खत्म हो जाती है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली सिम्टम्स जो है एब्सेंट की तरफ जा रहे होते हैं। हैं? ठीक। ठीक है। अच्छा, प्रेवलेंस है, प्रेवलेंस 12 मंथ प्रेवलेंस ऑफ प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर इज बिटवीन 1.8% एंड 5.8% ऑफ menstruating women। ठीक है। द मोस्ट rigorous estimate of premenstrual disorder is 1.8% for women whose symptoms meet full criteria without functional impairment। मतलब कुछ फीमेल इस तरह होती है कि जो कि फुल क्राइटेरिया को मीट कर रही होती है लेकिन उनकी फंक्शनल इम्पेयरमेंट नहीं होती, तो उनकी जो है रेशियो 1.8% है। एंड कुछ वोमेन इस तरह है जो कि फुल सिम्टम्स मीट कर रही होती है लेकिन उसकी वजह से फंक्शनल इम्पेयरमेंट भी उनकी हो रही होती है, तो उनकी रेशियो 1.3% है। ठीक है, तो ये है इसकी प्रेवलेंस। इसके बाद रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में एनवायरमेंटल है। Environmental factor associated with expression of premenstrual dysphoric disorder include stress है, हिस्ट्री ऑफ इंटरपर्सनल ट्रॉमा, मतलब ये हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़े या घर में लड़ाई झगड़े वगैरह हो, सीजनल चेंजेस की वजह से काफ़ी ये चीज़ हो सकती है, सोशो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर जो है इन जनरल वो भी इसकी रीजनिंग हो सकती है, एंड जो फीमेल जेंडर रोल है, समटाइम फीमेल होती है वो अपने रोल को ही एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये चीज़ भी जो है ना बेसिकली प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर की तरफ जो है उस पेशेंट को प्रोन कर सकती है। अच्छा, हेरिडिबिलिटी ऑफ प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर इज अननोन कि वेदर ये जेनेटिक है या नहीं है। हाउएवर, premenstrual symptoms estimate for heritability range between 30% and 80%. The most stable component of premenstrual symptoms estimate to be about 50%। अच्छा, जो प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स है उसकी तकरीबन जो इन्होंने रेंज बताई है, एक तो इसके इनकी जो है ना स्टडीज है नहीं, ठीक है, अननोन है, बट जो हेरिडिबिलिटी रेंज है प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स की वो 20 to 80% है, और जो मोस्ट स्टेबल कंपोनेंट ऑफ प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स है उसे जो है ना 50% तक एस्टिमेट किया गया है कि वो हेरिडेबल है। ठीक है, इसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को डिफरेंशिएट किया गया है प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर से। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम differs from premenstrual dysphoric disorder in that a minimum 5 symptoms is not required। जो premenstrual syndrome है ना उसमें जो minimum 5 symptoms है उसकी requirement नहीं होती, and there is no stipulation of affective symptoms for individuals who have premenstrual syndrome। ठीक है, stipulation of affective symptoms mean इनकी जो है ना association नहीं होती, like affective symptoms इतना रोल नहीं प्ले कर रहे होते प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में जितना प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में अफेक्टिव सिम्टम्स जो है रोल प्ले कर रहे होते हैं। दिस कंडीशन मे बी मोर कॉमन देन प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है वो काफी कॉमन है प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर के निस्बत। ऑल ऑफ द एस्टिमेटेड prevalence of premenstrual syndrome varies। जो estimated prevalence है premenstrual syndrome की वो फिर ये है कि vary करते हैं, but it is more common than premenstrual dysphoric disorder। While premenstrual syndrome shares the feature of symptoms expression during the premenstrual phase of the menstrual cycle, जो premenstrual syndrome है वो क्या चीज शेयर करता है, फीचर ऑफ सिम्टम्स जो कि एक्सप्रेस होती है premenstrual phase में of the menstrual cycle। It is generally considered to be less severe than the premenstrual dysphoric disorder। वही 5 symptoms जो मैंने आपको बताए थे अभी क्राइटेरिया बी एंड सी में जो हमने डिस्कस किए थे, लेकिन प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में जो है ना ये सिम्टम्स इतने ज्यादा सिवियर किस्म के नहीं होते। ठीक है, चल मैं लिंक दूसरा लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप काइंडली वो ज्वाइन करें, ये खत्म होने वाला है।